21 जनवरी 2021 के करंट अफेयर। सबसे पहला करंट अफेयर है बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? बिल्कुल, जो हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स कहीं से भी जो वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट में हर चीज आ जाती है, आपके कॉटन से लेके नीडल से लेके ये सारी चीजें, जिस कहीं पे भी सॉलिड या लिक्विड कोई भी ऐसा स्ट्रेन जो मेडिकली यूज किया गया है, उसे आप नॉर्मल गार्बेज के साथ नहीं मिक्स कर सकते। बिकॉज होता क्या है, बहुत सारे जैसे कोविड के चलते हुए ये बहुत सारे क्लिनिक्स फाइंड किए गए थे, क्योंकि करते क्या है, जो छोटे साइज के क्लिनिक्स हैं कि वो नॉर्मल गार्बेज के अंदर ही ये सारी कॉटन और ये सब कुछ फेंक देते हैं। लेट्स सपोज अब किसी को कोविड है, उसके ब्लड में भी तो होगा, तो उसके एक्सपोजर अगर बाहर एनवायरनमेंट में फैलाओगे तो कोविड बढ़ने के चांसेस ज्यादा थे। इसके कारण आपके कोविड को लिमिट करने के लिए और ये सारी चीजें लिमिट करने के लिए बहुत सबके ऊपर फाइन भी लगाया गया। पर अलग से इससे पहले 2016 से एक रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसके ऊपर एक्चुअली करंट अफेयर उसी के ऊपर था, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ये आपके करंट अफेयर में यहाँ नहीं लिखे, क्योंकि अगर यही लिखते, यही बहुत सारा 1-1.5 पेज वही खा जाता है, ठीक है। ये आपकी जो इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें जो वेस्ट का चैप्टर है उसके अंदर ये रूल्स हैं ऑलरेडी लिखे हुए, ठीक है। तो हमने वहां से पढ़नी है। क्लियर है? तो इसके कारण बायोमेडिकल वेस्ट को सबसे पहले तो जहां से वो ओरिजिनेट होता है, ठीक है, जो उसका सोर्स है वहीं पे उसे सेग्रीगेट किया जाता है, वो नॉर्मल वेस्ट के साथ नहीं मिक्स किया जाएगा, ताकि उसका पूरा प्रोसेस फिर उसकी ट्रीटमेंट अलग हो, ठीक है। उसके कैरी करने के लिए व्हीकल अलग होते हैं। बायोमेडिकल का हमेशा वो सिंबल भी देखा होगा, ऐसे ऐसे करके बीच में मतलब डेंजर सा बना होता है, ठीक है। वो बायोमेडिकल का सिंबल है, या ये रेड कलर में होता है या ब्लैक कलर में होता है। यूजली रेड कलर से मार्क किया होता है, पर कई बार ब्लैक भी उसके लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफनली रेड होता है, पर ब्लैक भी बथेरी जगह देखा मैंने, ब्लैक भी यूज होता है। इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों चीजें हो सकती हैं, ब्लड, शार्प्स, अनवांटेड माइक्रो बायोलॉजिकल कल्चर, स्टॉक्स, सारी चीजें जो भी होगा, हर चीज इसमें, स्कैल्स, नीडल्स, हर चीज इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। कोई भी जो मेडिकली कंटेमिनेटेड चीज है वो वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है। क्लियर है? अब इन्हें किसी को भी, अब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी, सबसे पहले तो कोई सारे गार्बेज के लिए ये चीज अप्लाई होती है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन चाहेगा कल गार्बेज को ट्रीट करने की फैक्ट्री ओपन कर लेगा। इन चीजों के लिए अभी भी लाइसेंस लगते हैं, सरकार लाइसेंस इश्यू करती है, स्पेशल जगह अलॉट करती है, वहीं पे हमेशा वेस्ट ट्रीट हो सकता है। उसके अंदर भी जो मेडिकल वेस्ट ट्रीट करते हैं उनके लिए अलग से स्पेशल जगह अलॉट होती है। तो बाकी सारा वेस्ट एक साइड पे है, बायोमेडिकल वेस्ट एक साइड पे अलग से ट्रीट होता है। तो वहां पे फिर कलेक्शन और प्रोसेसिंग दोनों की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है, ठीक है। क्लियर है? तो इसके कारण ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, और ये आपकी लाइसेंस इश्यू करती हैं स्टेट पोल्यूशन बॉडीज। ये सेंटर की लिखी हुई है, वैसे ही हर स्टेट के अंदर अपनी बॉडी भी होती है, उस स्टेट की जो बॉडी होगी वो लाइसेंस इश्यू करती है। उसके अलावा फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या काम है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये सबका ना सेंटर पॉइंट है, एपेक्स बॉडी है, वो इन सबको सेंटर में लिंक करती है, सब में कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए, सेम रूल्स बनाने के लिए, ठीक है, और इंडिया के मतलब हर चीज को चेक करने के लिए। ये जो बॉडी है ये 1974 में बनाई गई थी, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के थ्रू। तो एक्चुअली से स्टार्टिंग में सिर्फ वाटर पोल्यूशन चेक करने की जिम्मेदारी दी गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन बन के आ सकता है किस एक्ट के थ्रू आई है, ऐसे सबसे पहले किस चीज की जिम्मेदारी दी थी, से सिर्फ वाटर पोल्यूशन की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद में इसे एयर पोल्यूशन की भी जिम्मेदारी दे देगी, और फिर ओवर द टाइम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तो आ ही गया, तो उसके अंदर सारी की सारी इन्वायरमेंट कवर हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जरूरी है जिसके अंडर ये इस्टेब्लिश हुई है, वो है वाटर।
तो इसका काम है एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना स्टेट्स को, ये सब कुछ। ये एपेक्स बॉडी है पोल्यूशन के फील्ड को कंट्रोल करने के लिए, मतलब पोल्यूशन में इंडिया में कंट्रोल करने के लिए। इसका जो भी चेयरपर्सन होता है वो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। देखो आपके कैबिनेट क्या होता है, आपके सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुने जाते हैं ना। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गए, अब इन्हें छोटे छोटे कैबिनेट्स में बांट दिया जाता है। कैबिनेट होता है, मतलब ये कहीं लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर ये अपने आप में ओवर द टाइम एक डेमोक्रेटिक कन्वेंशन बन गई है। ये तुम वर्ड बथेरी जगह पढ़ोगे, एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब होता है रीति रिवाज, कहीं पे कोई लिखे नहीं होते ये, बस जैसे सरकारें चल रही हैं, सरकारों के अंदर अपने आप ही एक कल्चर बन गया कि ये चीज ऐसे ही एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो वो चीज कन्वेंशन है। क्लियर है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, क्योंकि अपने आप में ये बहुत ही बल्कि बॉडी, इतने सारे मिनिस्टर्स हैं, इसलिए मतलब एक मिनिस्टर मल्टीपल कमिटीज का मेंबर हो सकता है। छोटी सी कैबिनेट कमिटीज बना दी जाती हैं। हर कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर तो होता ही है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की मर्जी होती है किस कैबिनेट में किसे रखना है। तो 8-10 बंदे मिलके वो कमेटी चला रहे होते हैं। वैसे ही जो इंडिया में टॉप पोस्ट पे अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं, कोई भी जितनी भी इंडिया के अंदर टॉप ऑर्गेनाइजेशंस हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट द्वारा की जाती है। ऐसे ही कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, वो इंडिया के सिक्योरिटी के इश्यूज को देखती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कैबिनेट कमिटीज हैं, वो अलग अलग मामलों को देखती है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? तो इसका जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, पर इसके 7 जोनल ऑफिसेस भी हैं और 5 लैब्स भी हैं, ठीक है। ये किन किन फील्ड्स में काम करती है? पोल्यूशन असेसमेंट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मैनेज उसी फील्ड में करने की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। मतलब जितने भी ये काम है, ये आपको ऑप्शन बन के आ सकते हैं अलग अलग, अगर उन्होंने ब्रेक करना हो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या क्या करती है, तो ये सारे ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? रेडियो एक्टिव सर। बिल्कुल, रेडियो एक्टिव हैजार्डियस एक बहुत बड़ी टर्म है, उसमें केमिकल्स भी आ जाते हैं, उसमें रेडियो एक्टिव भी सब्सटेंस भी आ जाता है। कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन हेल्थ या हमारी इन्वायरमेंट को बहुत ही लार्ज स्केल पे इफेक्ट कर सकती है, डैमेज कर सकती है। मतलब इन्वायरमेंट में बाकी जानवर भी आ गए, लेट्स सपोज पानी में केमिकल्स जा रहे हैं, उसके कारण फिशेस मर रही हैं, जब कुछ भी हो रहा है, वो भी अल्टीमेटली हमारे ऊपर इम्पैक्ट है, ठीक है। उन्हें हैजार्डियस माना जाता है। ऐसे सब्सटेंसेस को कंट्रोल करके रखना, स्पेशल जगह पे, पहले तो स्टोर उन्हें स्पेशल जगह पे करके रखा जाए, फिर उन्हें यूज स्पेशल तरीके से, जिस तरीके से प्रिस्क्राइब है वैसे ही किया जाए, और अल्टीमेटली जब उन्हें डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे करना है, किन कंटेनर्स में करना है, कहाँ पे करना है, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। जैसे जो आपका न्यूक्लियर वेस्ट होता है, उनके लिए स्पेशल अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए जाते हैं जहाँ पे वो रखा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट हजारों साल लेता है डीकम्पोज होने में, तो उनके लिए स्पेशल बंकर्स बनाने पड़ते हैं, ताकि अगर कभी वो रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि कोई पर्सन अगर रेडियो एक्टिविटी के कांटेक्ट में आ जाए, स्किन डिजीजेस या डेथ तक हो सकती है। तो यूक्रेन के एक शहर के ऊपर मूवी बनी हुई है ना, शो बना हुआ, चिरनोबिल, यूक्रेन का शहर था, तो वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया था, वो आज तक शहर खाली पड़ा, और तब वहां पे सरकार ने लोगों को ये कह के निकाला था कि बस 10-15 दिन में वापस आ जाएंगे। तो शहर एक टूरिस्ट, अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कैसे है कि लोगों का सामान सब कुछ वैसे का वैसे ही वहां पड़ा है, क्योंकि वापस कभी वो लोग जा ही नहीं पाए उस शहर ही खत्म हो गया। स्कूल में बुक्स ओपन पड़ी हुई हैं, वैसे ही सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है। तो
बहुत बड़ा इंसिडेंस था वो। सेकंड करंट अफेयर है हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के बारे में। कैग कौन होता है? सबसे पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके बारे आर्टिकल 148 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसे गवर्नमेंट से थोड़ी सी आजादियां दी हुई हैं, इसीलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है, ताकि ये इंडिपेंडेंस अपनी मेंटेन करके अपनी इंक्वायरीज कैरी आउट कर पाए। पर ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है। कैग कभी भी सजा नहीं दे सकता, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करता है। इन्वेस्टिगेशन किस मामले में? ये सरकार के सारे अकाउंट्स को ऑडिट करता है, ठीक है, ऑडिटर जनरल है ना। तो ये इंडिया के और स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी अकाउंट्स हैं, एक्सेप्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स जो हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो कंपनीज हैं उन्हें छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड्स ये स्टडी करता है, ठीक है, कि कौन सी स्कीम का पैसा कहाँ लगा, कहाँ खर्च हुआ, क्या कोई करप्शन हुई है या नहीं हुई। जितने भी कांग्रेस के टाइम पे स्कैम निकले थे वो सारे कैग नहीं निकालते। अगर कैग ना होता तो कभी पता ही नहीं चलता कोलगेट 2G क्या क्या स्कैम नहीं किया। ये गेट वर्ड पीछे, कोलगेट, वो वाला नहीं, कोला गेट हमेशा स्कैम के लिए जोड़ देते हैं, तो कोलगेट, ठीक है। तो क्लियर है? तो ये इसके अंदर सारे डिटेल में पॉइंट दिए हुए हैं कि जैसे कि ये हेड है इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, उसके सारे अफेयर्स भी ये मैनेज करता है। एक ना आपके इंडिया में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस एग्जिस्ट करता है। कौन सा पर्सन इंडिया में किस रैंक पे एग्जिस्ट करेगा, मतलब कोई ऑर्डर भी तो होना चाहिए, हाईएस्ट से लोएस्ट अपने आप में भी। तो इंडिया में हाईएस्ट पोस्ट किसके पास है? प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उसके बाद हर ऑफिस को ऐसे ही रैंक्स दिए हुए हैं। जो कैग है ये 9th रैंक पे आता है पूरे इंडिया में, ये टॉप पे 9th नंबर पे है, ठीक है। इसका स्टेटस सेम है सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर। तो 9वें नंबर पे ये, मतलब इंडिया में प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है। और यही ऑर्डर है कि सबसे सीनियर कौन है, उससे कम कौन है, ये पूरा प्रेसिडेंस बना हुआ है, ठीक है। इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। इसकी जितनी भी ड्यूटीज हैं ये सारी नीचे ड्यूटीज दी हुई हैं। वो क्या रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर देखता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्टेट्स, यूटीज, इन सब के, ठीक है। ये सारे जितने पॉइंट्स हैं ना, ये आपको ड्यूटीज हमेशा पेपर में आ सकती हैं, ये आपको ध्यान से एक एक जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है वो यहाँ से पढ़ना है। कैग की जो सैलरी होती है वो हमेशा पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है, ठीक है। ये ऐसे स्टेटमेंट्स बन के आती होती हैं कि सैलरी ऑफ द कैग इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो गलत होगा। कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योरिटी जरूर देता है इसकी सैलरी को, पर अल्टीमेटली वो डिटरमाइन हमेशा पार्लियामेंट करती है। होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सिक्योरिटी दी हुई है इसके सैलरी, पेंशन, हर चीज को। जब भी किसी कैग को अपॉइंट करना है उसे बताया जाता है उसे कितनी सैलरी, क्या चीज मिलेगी। एक बार कोई कैग की पोजीशन पे अपॉइंट हो गया, फिर उसकी सैलरी उसके डिसएडवांटेज में नहीं बदली जा सकती। डिसएडवांटेज का मतलब ऐसा नहीं है कि कल कैग तुम्हारी अगर लेट्स सपोज स्कैम पे स्कैम एक्सपोज कर रहा है तो तुम कहो आज से तुम्हारी सैलरी 10 रुपए रह गई है, तो काम ही क्यों करेगा वो। तो एक बारी अगर वो उस पोस्ट पे लग गया, उसकी सैलरी कभी भी, एक्सेप्ट जब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं इंडिया में लगती, उसकी सैलरी कम नहीं की जा सकती, सिर्फ बढ़ाई जा सकती है या सेम रहेगी, कम नहीं की जा सकती, ठीक है। ऐसी चीजों को जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन चीजों की गारंटी देता है, जिन चीजों की सैलरी की गारंटी देता है, उन्हें कहते हैं कि वो बजट के अंदर चार्ज्ड ऑन होते हैं। चार्ज्ड ऑन, ये वर्ड याद रखना। चार्ज्ड ऑन का मतलब है कि पार्लियामेंट इनके ऊपर डिस्कशन कर सकती है पर वोट नहीं डाल सकती, उन्हें ये चीज पास करनी ही पड़ती है, मतलब ये बजट में ऑटोमेटिकली पास होती हैं ये चीजें। इनकी सैलरी बजट में नहीं रोकी जा सकती, ना कम की जा सकती। हर साल बजट आता है ना, बजट में सैलरी भी तो पास करनी पड़ेगी कि अगले साल इतना सैलरी का खर्चा है,
तो इनकी सैलरीज ऑटोमेटिकली पास होती हैं कि इनकी सैलरीज कम नहीं की जा सकती। ठीक है, क्लियर है। तभी जब कोविड के चलते हुए आपके गवर्नमेंट जितने भी सर्वेंट्स हैं उनकी ना थोड़ी थोड़ी सैलरी काटनी शुरू कर दी थी सरकारों ने कि हम पीएम केयर की तरफ फंड में कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं आपकी तरफ से। पर अब उसमें भी ना वो कभी भी जजेस की सैलरी पे हाथ डाल पाए, ना ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं इनकी सैलरी पे हाथ डाल पाए। उन्होंने बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरीज कट की थी। ठीक है, क्योंकि बाकी सबकी सैलरीज कंट्रोल की जा सकती हैं बजट से, पर इनकी सैलरीज जिनका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के चार्ज ऑन है, ये पास होंगे ही होंगे बिना किसी सर ऑब्जेक्शन। इंक्रीज भी नहीं होती? क्या चीज? नहीं, इंक्रीज भी नहीं होती? तो बताया इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज नहीं हो सकती। ठीक है, इसी से तो शुरुआत की थी कि सिर्फ इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज नहीं हो सकती। उसके बाद कैग जब रिटायर हो जाता है, ये एलिजिबल नहीं है किसी भी गवर्नमेंट या स्टेट, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट के अंडर काम करने के लिए। उसके बाद मतलब उसकी सारी एम्प्लॉयमेंट्स खत्म है, उसे रिटायर ही होना पड़ता है, एक्सेप्ट कि वो गवर्नर बन सकता है। ठीक है, कोई भी जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स है ना, ज्यादातर आप हमेशा पॉलिटी के टाइम ये चीज पढ़ोगे कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई और एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट के अंडर नहीं ले सकते। सिर्फ एक एक्सेप्शन है एक ऑफिस की, वो है गवर्नर की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि गवर्नर का ऑफिस एक पब्लिक अपॉइंटमेंट नहीं है, मतलब वो कोई जॉब नहीं है। ठीक है, इस कारण कोई भी पर्सन गवर्नर बनाया जा सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, इलेक्शन लड़के एमपी बन सकता है, पर वो इलेक्शन लड़ रहा है, मतलब जॉब की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। बाकी सारे करियर ऑप्शन तो ओपन ही है, प्राइवेटली अपना कोई काम शुरू कर ले, वो अलाउड है उसे। क्लियर है। तो कैग का जो मैक्सिमम एज है वो 65 है, या 6 साल का उसे टर्म पीरियड मिलता है। ठीक है, उसे रिमूव किया जा सकता है जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी पे स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास कर दें कि इसे रिमूव करना है। वो सेम प्रोसेस है जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है। ठीक है, चाहे यहाँ पे अपने नोट्स में अलग करके लिख लेना, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जजेस। ये क्या है डिटेल में, ये हम पॉलिटी में पढ़ते हैं डिटेल में कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिमूव होते हैं। बाकी सारे चैप्टर्स में आप यूजुअली यही लिखा हुआ पालोगे कि सेम एज सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल का जो भी प्रोसेस है वो सेम अप्लाई होता है, और जजेस को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, आज तक तभी इंडिया की हिस्ट्री में कोई जज रिमूव नहीं हुआ। बथेरों ने कोशिश की, इंदिरा गांधी ने भी कोशिश की थी, नहीं कर पाए। ये प्रोसेस बहुत ही मुश्किल है। तो एक बार ये ऑफिस में बैठ जाए, ये इतनी, तभी तो तुम्हें इंडिपेंडेंस मिलेगी। तुम्हें पता है तुम्हारी सैलरी नहीं कट हो सकती। ठीक है, तुम्हें निकालना नहीं जा सकता, निकालना बहुत ही मुश्किल है इन्हें। तो अगर ये सिर्फ ये स्टेटमेंट बन के आ जाए कि रिमूवल ऑफ कैग इज सेम एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, मैं इस कारण ये नोट्स में लिखा है। इसके अलावा इसे कुछ ये चीज जो आपके बुक में नहीं अवेलेबल है आपकी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल, वो है कुछ इंटरनेशनल बॉडीज के साथ जुड़ी हुई। आपके हमेशा ना जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके ना दो टाइप के ऑडिटर्स होते हैं। सिर्फ यही नहीं, मतलब इवन प्राइवेट कंपनीज में होता है कि आपके दो टाइप के ऑडिटर्स होते हैं। एक होते हैं इंटरनल ऑडिटर, जो कंपनी खुद ही हायर करती है, अपने आप को पूरा साल में ऑडिट करती है। उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिट करने के लिए अलग किसी ऑडिटर को हायर करना पड़ता है, ताकि उनकी ट्रांसपेरेंसी हमेशा चेक की जा सके। तो कुछ इंटरनेशनल 11 यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस का कैग एक एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया गया। तो ये 11 कौन सी बॉडीज हैं, इनके बस नाम याद रखना। ठीक है, इसमें से खास करके विप्पो, यूनिसेफ, स्ट्रैटेजिक हेरिटेज प्लान, उसके बाद
बस ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी छोटे मोटे ऑफिसेज हैं, सिर्फ ये 3 जो बॉडीज है ना, ये आपको पूछे जा सकता है। कंपनसेशन कमीशन भी कर लेना, ठीक है, ये 4 कर लो बस, ठीक है। ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक बॉडी के बारे करंट अफेयर था, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे आपके इंडिया में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्या काम है? फूड को प्रोक्योर करना, स्टोर करना, बफर स्टॉक मेंटेन करना, ये सब कुछ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम है। जितना भी ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती है ना एमएसपी के अंडर, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं करती, पहले स्टेट्स करती हैं, स्टेट से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती है। फिर जितना भी सरकारी भंडार पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेंटेन करती है, ठीक है। वैसे ही कॉटन के लिए कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करती है। इसका काम है कॉटन प्रोक्योर करना, कॉटन को स्टोर करना, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए जितने के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने लिए टारगेट लिया एक्सपोर्ट का, कि इस साल 10 लाख बेल्स ऑफ कॉटन वो एक्सपोर्ट करके रहेंगे। तो एक सिर्फ एक टारगेट है, देखते हैं चीज होता है या नहीं होता, ठीक है। क्लियर है? तो बस उस बॉडी है कि बस उसके बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। ये जो बॉडी है आपके इंडिया में, जितना भी FDI फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है, वो इस डिपार्टमेंट के थ्रू अप्रूव होती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि FDI सारी ही रोकी जाती है, मतलब अप्रूवल सारी FDI को लेना पड़ता है, पर रोकी सारी की सारी FDI नहीं जाती। कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली बस साइन से पास होती रहती है, मतलब इनके अपने आप सिस्टम में आती हैं, पास होती रहती हैं, पर सिस्टम में एंट्री जरूर होगी कि FDI इस चीज में आई है। देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2 तरह से होती है, पहले तो 2 तरीके से देख लो। एक होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI जिसे कहते हैं, ठीक है। एक होती है पोर्टफोलियो, जिसे FPI भी कह देते हैं, FII भी कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या वो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये हमेशा किसी ना किसी एसेट, फिजिकल एग्जिस्टिंग एसेट में होगी। जैसे कि Amazon ने सोचा कि इंडिया में एक पूरा ऑफिस खोला जाए, तो वो इंडिया में बिल्डिंग लेंगे, एम्प्लॉयज रखेंगे, सब कुछ करेंगे, वो पैसा बाहर से आ रहा है ना, वो डायरेक्ट कोई फिजिकल चीज एग्जिस्टेंस में आ रही है जब वो पैसा इंडिया में आ रहा है, ठीक है। पैसा इंडिया में आया, कोई कंपनी आई, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया या कुछ एम्प्लॉयज रखे, वो सब कुछ किया, वो FDI का पैसा। दूसरा होता है FPI या FII कह लो, जैसे भी, दोनों की चीज है। ये होता है जो पैसा आपकी स्टॉक मार्केट में लगता है। कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, कंपनीज के शेयर्स या उनके प्रोजेक्ट्स का शेयर खरीदा या बेचे जाते हैं, जो वो जो पैसा बाहर से इन्वेस्टर्स लगाते हैं उसे FPI का पैसा कहते हैं। इसके कारण कोई चीज एक्चुअली फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं आ रही, ये सिर्फ मॉनेटरी वैल्यूज हैं, पैसा जंप कर रहा है, गिर रहा है। ये कंपनीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, उन्हीं के फंड्स में पैसा ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है। अगर छोड़ के जाएगा तो माइनस होगा, आएगा तो गेन होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी ये पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है। अब इसके अंदर भी सरकार ने ज्यादा, अब होता क्या है, इंडिया में एक्चुअली ज्यादा ये आती है, इंडिया में एग्जिस्ट ज्यादा ये करती है, पर एक्चुअली बेनिफिशियल ये होती है। क्यों? देखो स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है, जब मर्जी पैसा लगा लो, जब मर्जी पैसा निकाल लो। अगर कल इंडिया होता क्या है फिर स्टॉक मार्केट में, जब इंडिया की इकोनॉमी ऑलरेडी ट्रबल में होती है ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा निकालने लग जाते हैं, तो डूबती हुई इकोनॉमी और ज्यादा डूबने लग जाती है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पैसा
इंडिया को अगर किसी ने छोड़ के भी जाना है ना, वो जल्दी छोड़ के नहीं जाते, उन्हें बहुत टाइम वो कोशिश करेंगे इंडिया में अपना पैर जमाने की। जैसे हार्ले डेविडसन इंडिया छोड़ने वाला है, ठीक है, तो हार्ले डेविडसन पर पिछले 11 साल से स्ट्रगल कर रहा है, नहीं बेच पा रहा, इस कारण अब वो छोड़ के जा रहे हैं मार्केट। पर 11 साल इंडिया के अंदर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाया, ठीक है, शॉप्स भी ओपन की, शॉप्स में भी लोगों को काम दिया, तो ये पैसा इंडिया में बहुत टाइम तक रहता है, ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर मानी जाती है, पर इंडिया में आता इस टाइम ज्यादा यही है। इसके बाद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आपकी दो टाइप की होती हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है आपकी ऑटोमेटिक रूट से, और एक होती है आपकी अप्रूवल। देखो 1991 जब हमने इंडिया की इकोनॉमी लिबरेट करनी शुरू की, इंडिया की इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लाने शुरू किए, तब से लेके अब तक हमने बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्हें हमने फ्री कर दिया। वो जो मतलब वो जितना पैसा बाहर से रेज कर सकते हैं वो कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंडिया में सेक्टर हैं जिसमें फॉरेन कंपनी, उन्हें जरूरत भी नहीं है किसी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनर करने की, वो पूरी की पूरी अपनी ही फर्म इंडिया में लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे अमेजॉन एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी साइड पे ई कॉमर्स आ गया ना यहाँ पे, दूसरी साइड पे आपके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें इंडिया के अंदर किसी ना किसी से टाई अप करना पड़ता है, तभी वो इंडिया में ओपन कर सकते हैं। तो उनके होता क्या है फिर कंपनी के अंदर, लेट्स सपोज इनकी तो 100% ओनरशिप होगी, खुद ही सब कुछ ओन कर रहे हैं ना, दूसरी साइड पे उन्हें पार्टनर बनाना पड़ता है। जैसे कि आपकी एयरलाइन सेक्टर, एग्जांपल देता हूं विस्तारा का, आपकी सिंगापुर एयरलाइन, एयर एशिया, मतलब एयर एशिया जो एयरलाइंस थी, वो इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट एंटर करना चाहती थी, पर एयर एशिया अकेली को कभी परमिशन नहीं मिलनी थी, तो उन्होंने टाई अप कर लिया टाटा से, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब एयर एशिया को मैक्सिमम एक परसेंटेज तक अलाउड होता है, मतलब हर फील्ड में डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि एयर एशिया मैक्सिमम ओन करने को 51% कर सकता था और 49% इनके पास ही रहता, ठीक है। अब धीरे 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 विस्तारा का हुआ क्या है, विस्तारा 95% अब टाटा हो चुकी है, एयर एशिया अब सारा कुछ ही बेच रहा है, ठीक है, उन्हें इंडिया की मार्केट इतनी प्रॉफिटेबल नहीं लगी, और एयर एशिया वैसे भी थोड़ी घाटे में चल रही थी, तो उन्होंने अपना सब कुछ बेच कुछ के धीरे धीरे जा रहे हैं वो, ठीक है। तो अप्रूवल में क्या होता है कि एक सर्टेन परसेंटेज तक सी परसेंटेज तक, तो ये ऑटोमेटिक होता है, मतलब लेट्स सपोज लिमिट सेट की हुई थी 51%, अगर टोटल कंपनी जितनी की बन रही है, लेट्स सपोज 100 करोड़ की कंपनी बन रही है, अगर इन्होंने 51 करोड़ लगाए हैं तो इन्हें कोई परमिशन लेने की अलग से जरूरत नहीं। पर अगर ये चाहते हैं कि एक्चुअली हम 55% ओन करें, तो 4% ज्यादा है ना, उस 4% के लिए इन्हें सरकार का अप्रूवल लेना पड़ेगा, नहीं तो इन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा। ऑटोमेटिक रूट में 100% अलाउड है, तुम्हें कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, अप्रूवल में सिर्फ एक लिमिट तक अलाउड है, उसके बाद तुम्हें सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, क्लियर है। तो ये दो तरीके से एफडीए आपकी इंडिया में आती है, इसमें कोई डाउट, ठीक है। तो ये बस उस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वही चीज जो मैंने आपको भी समझाई। लास्ट आपका कल इनॉग्रल सेरेमनी थी 46 प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की, जो बाइडेन बने हैं, उनकी वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस, ठीक है। ये नंबर याद रखना, नाम याद रखना, ठीक है, क्लियर है। आज के किसी भी करंट अफेयर में किसी को कोई भी डाउट? तो ये थे आपके आज के